एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा भवन एकेडमी। और मेरा नाम राहुल पुंडीर है। आज हम अपने नई टॉपिक की स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। वैसे तो हमारी केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट 4 से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक कार्बोकेटाइन, दूसरा कार्बोएनाइन और तीसरा फ्री रेडिकल। ये तीनों ही क्या है? इंटरमीडिएट्स हैं। इंटरमीडिएट्स क्या? जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन के दौरान जिस मैकेनिज्म को फॉलो करता है उस दौरान क्या होता है, कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिसे हम कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन या फिर फ्री रेडिकल कहते हैं। देखो, ये जो कार्बोकेटाइन या कार्बोएनाइन या फिर फ्री रेडिकल जो फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली दो बॉन्ड्स की वजह से होता है। मैं बताता हूँ, दो तरीके के क्लीवेज होते हैं। एक होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इस दौरान क्या होता है कि जब भी बॉन्ड टूटता है, जब कभी भी बॉन्ड टूटेगा, वो क्या करेगा, अपने दूसरे वाले एलिमेंट का कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर लेगा। अब एक एटम ने दूसरे एटम का कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिया तो उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरा एटम होता है जिसका इलेक्ट्रॉन लिया जाता है उसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देन फाइनली दूसरा आता है होमोलिटिक क्लीवेज। अब ये होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो आपका बॉन्ड होगा, यानी कि जो आपका बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, वो जब क्लीवेज यानी कि जब ब्रेक होगा तो एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपना खुद का इलेक्ट्रॉन और ये वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन, जब दोनों में इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उस दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल बनता है। वो कौन सा बनता है? फ्री रेडिकल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स बनते हैं उसके लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है। यानी कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें अगर कभी भी फ्री रेडिकल बनेगा तो उसके लिए 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसे हम हेल्प के नाम से याद रखते हैं। किस नाम से याद रखते हैं? हेल्प। हेल्प बोले तो H मतलब हीट, E बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, L बोले तो लाइट और P बोले तो पेरोक्साइड। यानी कि जब भी आपको कभी क्वेश्चन में हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड का यूज किया जाए रिएक्शन में तो उस दौरान आपको कौन सा इंटरमीडिएट बनाना है या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करनी है? फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये जो कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोएनाइन या फिर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है ये दोनों किसकी वजह से होते हैं? हेटेरोलिटिक क्लीवेज की वजह से। और ये किसकी वजह से होता है? होमोलिटिक क्लीवेज। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं जैसे कि CH3+। ये हमारा होता है CH3- और इसको मैं बोल सकता हूँ CH3 रेडिकल। इनके बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो, ये जो CH3+ होता है ये मेनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेके आता है। क्या होती है इसके पास? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और CH3- के पास sp3 होती है और इसके पास भी क्या होता है? sp2। और हमें पता है अच्छे से कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी शेप या ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। और ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और ये भी क्या होता है? ट्रायगोनल प्लेनर। ये जनरल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन है, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्रायगोनल प्लेनर आपकी शेप होती है। ये कार्बोएनाइन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है। देन फाइनली अगर हम बात करें फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल में भी आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 होती है और ये आपका ट्रायगोनल प्लेनर आपकी इसकी क्या होती है? शेप होती है। तो ये जनरल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कार्बोकेटाइन के बारे में, कार्बोएनाइन के बारे में और ये कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में कि होता क्या है, बनते कैसे हैं और इनकी हल्की सी शेप क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर इसमें स्टेबिलिटी की क्या प्रॉब्लम होती है। तो स्टेबिलिटी किसी इंटरमीडिएट के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन आखिर स्टेबिलिटी कैसे पता लगाते हैं किसी भी इंटरमीडिएट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ एक पॉइंट समझना पड़ेगा इफेक्ट्स के बारे में। अब ये इफेक्ट क्या होते हैं? इफेक्ट मेनली 3 प्रकार के होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हम एक एक करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी जब भी आप स्टेबिलिटी निकालोगे कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन या फिर फ्री रेडिकल की, तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी कि आखिर इनका यूज कैसे होगा। तो हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट को हम डिनोट करते हैं
आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो मेनली सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है। मैं कुछ पॉइंट दिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस बॉन्ड की वजह से होता है? सिग्मा बॉन्ड की वजह से। दूसरा पॉइंट, ये जो होता है इफेक्ट होता है वो परमानेंट होता है। कैसा होता है? परमानेंट होता है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, वो क्या है? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब है डिस्टेंस डिपेंडेंट का? डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब है कि आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता चला जाएगा। यानी कि आपको कभी भी कार में केटाइन की स्टेबिलिटी, एनाइन की स्टेबिलिटी निकालनी है, तो आप जितना दूरी करते जाएंगे, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो भी ग्रुप होगा, आप जितना उसको दूर लेते चले जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता चला जाता है। और एटलीस्ट ये तक कहा जाता है कि 3 या 4 कार्बन के बाद इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। 3 या 4 कार्बन के बाद इसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, यानी कि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो आपका है वो यूज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में याद रखने हैं। अच्छा, एक चीज और, इंडक्टिव इफेक्ट को फर्दर ऑन हमने 2 भागों में बांटा है। एक प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? देखो, प्लस आई इफेक्ट के नाम से मतलब समझो, ये जो प्लस आई इफेक्ट होता है ये डिनोट क्या करता है? ये डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को। किसको डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और ये जो माइनस आई इफेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को डोनेट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को। यानी कि जितने भी आपके अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टर्म की तरह इस्तेमाल करेंगे। हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि आखिर कैसे काम करेगा, बस आपको इतना दिमाग में रखना भी कि जो प्लस आई इफेक्ट्स होते हैं वो मेनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और जो माइनस आई इफेक्ट्स होते हैं वो मेनली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं। तो जितने भी आपके NO2, CCl4 या फिर जो भी ग्रुप्स होंगे वो सारे माइनस आई डिनोट करेंगे। अब हम एक और इफेक्ट पढ़ेंगे, दूसरा इफेक्ट जो कि रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस, अच्छा, रेजोनेंस को मेसोमेरिक के नाम से भी बोल देते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस पहली 2-3 पॉइंट इसके बारे में भी, ये पाई बॉन्ड की वजह से होता है, और सेकंड पॉइंट इसका ये क्या? टेम्पररी होता है। और थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि आप रेजोनेंस इफेक्ट जब देखने जाओगे, क्वेश्चन करेंगे हम देखेंगे, जब भी आप रेजोनेंस इफेक्ट निकालने जाओगे उस दौरान क्या होगा, चाहे रेजोनेंस इफेक्ट तीसरे कार्बन पर देखूं चाहे पहले कार्बन पर, अगर वहां रेजोनेंस शो हो रहा है तो उसकी जो टेंडेंसी होगी वो इक्वल होगी। यानी कि इसकी तरह नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट की तरह नहीं कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, आप जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता जाएगा। लेकिन रेजोनेंस में ऐसा नहीं है, आप डिस्टेंस बढ़ाओगे जहां भी रेजोनेंस आ रहा होगा उसका इक्वली फर्क पड़ रहा होगा। अच्छा, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर वो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और माइनस आर वो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके बाद आपको प्लस आर और माइनस आर निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इससे पहले मैं कुछ प्लस आर और माइनस आर की एक सीरीज लिखने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो उस ट्रिक को या फिर उस वो जो फॉर्मूला लिखने वाला हूं उसको याद रखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें देखे रखेंगे, आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि आखिर प्लस आर किसका ज्यादा है या फिर प्लस आर किसका कम है। तो हम जरा लिखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। जैसे कि मैंने कहा प्लस आर या फिर माइनस आर या फिर माइनस एम, प्लस या फिर प्लस एम, दोनों ही सेम होता है, सिमिलर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये सीरीज दे रखी है इसमें प्रायोरिटी में सबसे पहले Sr+2, फिर Pr+3, फिर NO2, फिर साइनाइड, फिर HSO3, ये आपको याद करनी पड़ेगी। फिर एल्डिहाइड है, फिर एस्टर है, फिर एसिड है, फिर COR, CONH2 अमाइड हो गया, फिर COCOR, फिर CH2- प्लस R में, फिर NH-O- NH2 NR2 OH ORX OCOR। तो ये सीरीज है जो आपको एक बार या तो स्क्रीनशॉट लेके रखो या फिर पॉज करके ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वहां पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आखिर किसकी प्रायोरिटी पहले है। CH2- पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस R देता है, या फिर NH- देता है, या फिर O- देता है, तो ये आपको याद रखनी होगी। तो आप एक काम कीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके एक बार इसको याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं फिर।
तो हमने इससे पहले थोड़ा सा पढ़ा कि कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या होता है या फिर फ्री रेडिकल क्या होता है। इसके बाद हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इफेक्ट्स के बारे में ली, क्योंकि जब हम इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी निकालने बैठेंगे तो हमें इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा जनरल आपको थोड़ा सा बता दें कि आखिर इफेक्ट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव आर क्या होता है, नेगेटिव आर क्या होता है। उसके बाद मैंने जो सीरीज बनाई थी आपको दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार याद कर लेना। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा कि रेजोनेंस जो होता है वो मेनली डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पर और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पर। कहने का मतलब ये है कि जब आप रेजोनेंस को ले रहे होगे अपने क्वेश्चन में तो इंडक्टिव को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पर और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव पर। मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ाया था क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन में अभी इसको यूज नहीं करने वाला हूं। मैं इसका एक अलग से क्वेश्चन कराऊंगा और उस टॉपिक को लेके मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझाऊंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। ठीक है, हम अभी रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को लेके क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं आखिर प्लस आर या फिर माइनस आर स्टेबिलिटी पर कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई कार्बोकैटायन है CH3+ और इसमें मैंने NO2 एक ग्रुप लगाया है, नाइट्रो एक ग्रुप लगाया है CH3+ के साथ। ये क्या है, कार्बोकैटायन है। मुझे बताना है, अच्छा एक और लेता हूं मैं CH3- और इस पे भी मैंने क्या ग्रुप लगाया है, NO2 ग्रुप लगाया है। अब मुझे ये बताना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, या फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैंने NO2 ग्रुप लगाया है तो इस CH3 यानी कि जो आपका कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी पर या फिर उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जरा एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। स्टेबिलिटी क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 चार्ज। क्यू क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पर चार्ज डिनोट कर रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी किसके इनवर्स होती है, चार्ज के। इसका क्या मतलब है, अगर आपका चार्ज ज्यादा है तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, कम। और यही क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। चार्ज इनडायरेक्टली आपकी एनर्जी ही बताता है। एनर्जी मतलब अगर आप ज्यादा एनर्जी है तो आप अनस्टेबल होंगे, आपके पास कम एनर्जी है तो आप स्टेबल होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रखना और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा डायरेक्टली, अगर आपको समझ आ जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आपको एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो इससे बेटर कुछ नहीं है, नहीं तो फिर दूसरा षड्यंत्र यही होता है कि आप याद करिए। देखो स्टेबिलिटी अगर मुझे कभी कार्बोकैटायन की बतानी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई या फिर प्लस आर के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्लस आई या प्लस आर के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई या फिर माइनस आर के। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टेबिलिटी 1 चार्ज अभी हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे कैसे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, बस ये याद रखना है कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई और प्लस आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई और माइनस आर। सिमिलरली इसी प्रकार से कार्बोएनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई और माइनस आर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई और प्लस आर के। यानी कि ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब जरा एक बार देखते हैं कि कार्बोकैटायन, अगर आपको कार्बोकैटायन दे रखा है और आपको NO2 दे रखा है, मैंने आपको पिछली अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि कौन सा ग्रुप है, क्योंकि ये क्या है, आपका एक ग्रुप है। लेकिन आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि ये जो ग्रुप है वो प्लस आर है या माइनस आर है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो मैं आपको जरा थोड़ा सा बताना चाहूंगा कैसे पता लगाते हैं। देखो मान लो जो भी कोई भी कंपाउंड दे रखा है, एग्जांपल लेके यही बताता हूँ, एग्जांपल लेके देखो, जैसे NO2 दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास, NO2 दे रखा है। जिस भी चीज से, जैसे ये जो बॉन्ड जिससे भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बोकैटायन से जुड़ा है, कार्बोएनायन से जुड़ा हुआ है, जो एटम जुड़ा हुआ उसके अगर साइड में कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखा है या फिर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे आपस में जुड़ा हुआ है, वो ऑलवेज माइनस इफेक्ट शो करेगा। कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस इफेक्ट। जैसे कि एक और एग्जांपल में CCl4 लूं, ये इससे जुड़ा हुआ होगा, सॉरी CCl3 लूंगा, ये इससे जुड़ा हुआ होगा, यानी कि जो भी चीज यहाँ पर ये कार्बोकैटायन हो या फिर कार्बोएनायन हो, और इसके अगर साइड में कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि ये भी कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस इफेक्ट शो करेगा। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं
यानी कि आपके कार्बोकेटाइन से कार्बोएनाइन से जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर जो भी जिस एटम के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके एडजेसेंट एटम पे कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है तो वो ऑलवेज कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस इफेक्ट शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के जितने भी होंगे जिसके पास लोन पेयर कंटेनिंग होगा, जैसे कि NH2 की बात करूं तो इसके पास क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स होंगे। तो जिसके पास में लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होगा H2O, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे, डोनेट करने का काम करेंगे, वो क्या दिखाएंगे, प्लस इफेक्ट। सीधी सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही दे सकते हैं, तो ये डोनेटिंग की तरह काम करेंगे। इनके पास खुद के पास नहीं है, कार्बन के पास क्लोरीन की वजह से इस पे पॉजिटिव आ चुका है, तो ये कहां से किसी को इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, आपके नेगेटिव की तरह, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन कोई खींचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने होंगे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने कहा था। देखो ये आपको कार्बोकेटाइन दे रखा है और ये NO2 ग्रुप है। सबसे पहले क्या पहचानना है, NO2 यानी नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसके बगल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि ये -R या फिर माइनस सिग्मा बॉन्ड से लगा हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिग्मा बॉन्ड से लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और वो भी कैसा, -I इफेक्ट होगा। अब सीधी सी बात है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकाल रहा हूं और -I इफेक्ट लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन पे अगर आप -I लगा रहे हो वो इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और आप -I लगा रहे हो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। अगर मैं कार्बोएनाइन की बात करूं तो ये भी सीधी सी बात है, ये भी माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बोनाइन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि इन दोनों कंपाउंड में जो आपका कार्बोनाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसकी तुलना में। क्यों, क्योंकि हम यहां से सीख चुके हैं कि ये जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I के, और कार्बोनाइन होता है वो नेगेटिव यानी कि -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम इसको और सही से करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। दोबारा स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2, जहां अरेंज करना है आपको अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। CH2 + CH + C+ तीनों ही क्या है, कार्बोकेटाइन है। इससे अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी किसी कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं, अगर 2 जुड़े होते हैं तो उसको 2 डिग्री बोलते हैं, और जब 3 जुड़े होते हैं तो उसको 3 डिग्री बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी में अरेंज करना है कि 3 डिग्री मोर स्टेबल है या 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है या 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया, बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, जरूरी नहीं है सारे फॉर्मूले याद रखो। तो एक ब्रह्मास्त्र समझते हो क्या होता है, एक ही कॉन्सेप्ट, बस इसको याद रखना है, स्टेबिलिटी 1/चार्ज। हम दोनों कॉन्सेप्ट आगे यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोकेटाइन +I + R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और -I और -R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम दोनों एक एक करके समझेंगे किससे। चलो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जो मुझे पसंद है, स्टेबिलिटी 1/4 वाला कॉन्सेप्ट है। देखो कार्बोकेटाइन, सबसे पहले इस पॉइंट को समझो, कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो मेनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करते हैं तो ये इनको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, जब इनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनकी चार्ज कम होगा और इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पर जो 1 डिग्री है उसके पास तो एक ही एल्काइल ग्रुप है, लेकिन 2 डिग्री वाले के पास दो एल्काइल ग्रुप हैं, यानी कि ये वाला एल्काइल ग्रुप भी दे रहा होगा और ये वाला एल्काइल ग्रुप भी दे रहा होगा। और 3 डिग्री के पास 3 एल्काइल ग्रुप है, यानी कि 3 एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे। जब 3 बंदे मिलके इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो इसका चार्ज बहुत कम कर देंगे और इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम कर देंगे। और यही कारण है कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये किस कॉन्सेप्ट से था, स्टेबिलिटी 1/4। अब आप एक बार इसको भी ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोकेटाइन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, +I है, +R के इफेक्ट के। अब देखिए आप +I किसमें मैक्सिमम है, +I तीनों ही दे रहे हैं, लेकिन +I में सिर्फ यहाँ पर एक ही बंदा दे रहा है, यहाँ दो बंदे दे रहे हैं, और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पर +I मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ पर 3 बंदे +I इफेक्ट दे रहे हैं। और यही कारण है कि ये
ज्यादा स्टेबल होगा इससे और ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और जो कि आपको याद रखना होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए। अब जरा अगला क्वेश्चन, एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 3 करने की कोशिश कीजिए जब तक हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि कैसे करते हैं। देखो कार्बन आयन की बात हो रही है, सबसे पहले समझिए कार्बन आयन का। कार्बन आयन का मतलब है इस कैटायन या फिर एनायन, इस एनायन का मतलब होता है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास क्या है, इसके पास पहले से ही एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, उनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का काम वो जो पहले था वो आज भी रहेगा कि क्योंकि उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका चार्ज बढ़ाएगा, इसका चार्ज बढ़ाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करने के लिए यहाँ तो भी एक बंदा था, यहाँ पर दो दो बंदे लगे हुए थे और यहाँ पर तीन तीन बंदे, यानी कि तीन तीन एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे थे और उसके चार्ज को और ज्यादा बढ़ा दिया, इतना मैक्सिमम कर दिया कि इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। और यही कारण होता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम चार्ज हो गया, इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम, और इसके बाद ये और 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। ये तो तरीका हमारा था स्टेबिलिटी का पहचान। आप चाहो तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो कि दिखाया है -I -R के डायरेक्टली और +I +R के इनवर्सली। अब जरा देखिए इसमें आपको इसके हिसाब से +I के क्या है, इनवर्सली है, यानी कि जिसमें सबसे मैक्सिमम +I इफेक्ट होगा उसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। कहने का मतलब इस पॉइंट पर आइए, आपको देखो यहाँ पर तीन तीन एल्काइल ग्रुप है जो +I इफेक्ट शो कर रहे हैं, इस वजह से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज, यानी कि मिनिमम होने वाली है। इसीलिए इस ये जो 3 डिग्री है वो सबसे कम स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन के लिए। अब हम और भी अच्छे क्वेश्चंस अगले एग्जांपल में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। आपको क्या करना है, इसमें स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइन की, अरेंज करना है, क्वेश्चन सेम है, आपको अरेंज करना है कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, सेकंड ज्यादा स्टेबल है या थर्ड ज्यादा स्टेबल है। उसके लिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो OH, सबसे पहले तो ये समझो OH, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी कोई ग्रुप लगा हुआ होता है आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो मैंने बताया था आपको सीधा सा तरीका कि जिससे जो अटैच्ड है उसके बगल में देखो कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप तो नहीं है, यानी कि नहीं है, यानी कि अगर नहीं है इसका मतलब वो माइनस इफेक्ट नहीं शो करेगा, वो कैसा इफेक्ट शो करने वाला है, प्लस इफेक्ट शो करेगा। अब प्लस इफेक्ट शो करेगा और दूसरी बात ये भी इसके पास क्या है, लोन पेयर, यानी कि जिसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑटोमेटिकली +I या फिर +R शो करेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर +R या फिर +M इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि इस पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, ये पोजीशन आपकी मेटा होती है और ये पोजीशन आपकी पैरा होती है, ये भी मेटा है और ये ऑर्थो है, ठीक है। तो एक बेंजीन रिंग के अंदर 2 ऑर्थो, 2 मेटा और एक पैरा पोजीशन होती है। ये पोजीशन आपकी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस। अगर आपका ये यहाँ होता तो ये पैरा होता है, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, यानी कि इस पोजीशन के हिसाब से इसके जो साइड में इलेक्ट्रॉन या फिर जो पोजीशन होती है उसको ऑर्थो कहते हैं, उससे नेक्स्ट वन मेटा एंड देन फाइनली उसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, पैरा पोजीशन होती है। तो ऑर्थो पोजीशन पर आपका +R या फिर +M होगा। दूसरी चीज आती है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा और क्योंकि क्या दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है। तो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एल्काइल ग्रुप के अलावा, अगर मैं एल्काइल ग्रुप लेता हूँ, एल्काइल ग्रुप के अलावा जितने भी ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो OH है, NH2 है, चाहे कुछ भी हो, वो सारे के सारे -I इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, -I इफेक्ट दे रहा होगा। और क्योंकि ये कार्बोकेटाइन के बहुत ज्यादा करीब है तो ये -I मैक्सिमम शो कर रहा होगा। क्या शो कर रहा होगा, -I मैक्सिमम। बात करते हैं मेटा पे आते हैं। हमें पता है कि जो रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है वो तो या तो ऑर्थो पर होगा या पैरा पे होगा, यानी कि मेटा पोजीशन पर आपका कोई भी रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होने वाला। यहाँ पर सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा और वो कौन सा होगा, -I इफेक्ट। और वो भी -I इफेक्ट कौन सा होगा, कैसा होगा, मीडियम होगा, क्योंकि ये इसकी जो पोजीशन है वो इससे थोड़ी सी दूर है, तो हम इसको क्या देंगे, -I मीडियम। देन फाइनली आते हैं इसके पास। जब हम इसके पास आएंगे तो हमें दिख रहा है +R या फिर +M देगा, क्योंकि पैरा पोजीशन है और पैरा पोजीशन पर आपका रेजोनेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। और -I भी होगा, लेकिन -I क्या होगा, मिनिमम होगा।
ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने पहले ही बताया था, ये पॉइंट बताया था, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। आप डिस्टेंस बढ़ाते जाइए, आई इफेक्ट कमजोर होता चला जाएगा। लेकिन जो रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है वो यहाँ पर भी उतनी ही ताकत से लग रहा है और यहाँ पर भी उतनी ही ताकत से लग रहा है, यानी कि यहाँ पर रेजोनेटिंग इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट था वो ऑर्थो पे मैक्सिमम, मेटा पे मीडियम और पैरा पे मिनिमम है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मेटा पोजीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट को छोड़ दिया जाए, कोई रेजोनेटिंग कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। और पैरा पोजीशन पर दोनों इफेक्ट है, रेजोनेटिंग भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है। अब जरा अप्लाई करते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। देखो ब्रह्मास्त्र समझते हो क्या होता है, चीज वो याद करो जो हर जगह लगे। जरूरत नहीं है कि हम 10 से 12 फॉर्मूले रटके जाए, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करो। क्यों इतने सारे फॉर्मूले याद करने, बस इसको अपने दिमाग में, इसको दिमाग में बिठा लो एक बार कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, किसी की भी स्टेबिलिटी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चला करते हैं। देखो कार्बोकेटाइन है, क्या है, कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन है तो मुझे पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और OH एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा जिसकी वजह से इसका चार्ज कम होगा और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी कि कभी भी कार्बोकेटाइन पर, जब कभी भी कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए होंगे तो वो क्या करते हैं, उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर प्लस आर प्लस एम है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट भी है। इसके लिए मैंने एक पॉइंट और बताया था, जब भी कभी रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है उस दौरान हम माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट को लेते नहीं है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पर और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव पर। तो इंडक्टिव बहुत लास्ट में है, हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे जब तक हम बात कर रहे हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट की। तो ये तो कंफर्म है कि ये दोनों बंदे ज्यादा स्टेबल होने वाले हैं इसकी तुलना में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस आर या प्लस एम नहीं है। अब लड़ाई इन दोनों में होगी कि भाई ये भी प्लस आर प्लस एम दे रहा है और ये भी प्लस आर प्लस एम दे रहा है। और क्योंकि रेजोनेटिंग इफेक्ट कोई डिस्टेंस डिपेंडेंट तो होता नहीं है कि ये भाई ज्यादा दे रहा है या फिर ये कम दे रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ये भी रेजोनेटिंग के हिसाब से, ये भी रेजोनेटिंग के हिसाब से। जब दोनों कंडीशनें एक दूसरे को खत्म कर दें तब हम इंडक्टिव के पास आएंगे। तो इंडक्टिव लिखने का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव था, क्योंकि यहाँ पर भी रेजोनेटिंग इफेक्ट है, यहाँ पर भी रेजोनेटिंग इफेक्ट है। अब क्या करना है, तो अब हमारा कौन बचाएगा, माइनस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट बचाएगा। कैसे बचाएगा, यहाँ पर माइनस आई क्या है, मैक्सिमम है। ये बेचारा दे रहा है और ये खींच रहा है, यार ये इसके इफेक्ट को कम कर रहा है, लेकिन हम खींचने में भी कौन सा देखेंगे, मिनिमम वाला। ये कम से कम खींच रहा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, यानी कि ये सबसे आगे आने वाला है। थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड, इसमें तो फिर भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस तो है, यहाँ पर रेजोनेंस भी नहीं है, यानी कि थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। एंड देन फाइनली क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, ये इसका चार्ज और खींच रहा है, ये इससे और खींच रहा है, इसका चार्ज और बढ़ा रहा है और इसका चार्ज और बढ़ा रहा है, इसकी स्टेबिलिटी और कम कर रहा है, यानी कि सेकंड वन इज फाइनल। तो यहां से आप मेरा समझाने का सिर्फ इतना सा एक मोटिव था कि आप ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर जैसे कि आपके रेजोनेंस और मेसोमेरिक या फिर इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मेटा पे कोई भी रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस, मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट तीनों होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, रेजोनेंस ऑर्थो या मेटा, सॉरी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इक्वली होता है, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ऑर्थो पे मैक्सिमम, मेटा पे मीडियम और मिनिमम होता है कहां पर, पैरा पोजीशन पर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि जरूरी था जानना। अब तक हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, जो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने सभी को सही से पढ़ लिया है। अब हम इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर्स नीट में या फिर आपके जेईई में आए हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे अगले लेक्चर में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल शिक्षा वन एकेडमी को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।